आयोग ने बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए 5 चरणों में वोटिंग होगी। पहली बार ईवीएम पर लोग उम्मीदवारों का चेहरा, फोटो भी देख सकेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार में 2 ही चेहरों के बीच सीधी जंग चल रही है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन का चेहरा है नीतीश कुमार, तो एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही मोदी बनाम नीतीश की जंग भी अब तेज हो गई है। इंडिया न्यूज आपको लगातार बिहार का मिजाज बता रहा है। इंडिया न्यूज ने चुनाव का ऐलान होने के बाद बिहार का मूड जानने के लिए सर्वे किया। आज हम आपको बिहार का सर्वे दिखाएंगे और सर्वे के नतीजों पर बड़ी बहस करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं चुनाव का ऐलान होने के बाद बिहार के राजनीतिक रण को लेकर कैसी कैसी हुंकारें भरी गईं। अब इतना दिन से काम कर रहे हैं, तो जो काम किया है, जो लोग काम से संतुष्ट हैं, वोट देंगे। और उसी आधार पर जाएंगे, अपने काम के आधार पर लोगों के बीच में जाएंगे। पिछले 1-1.25 साल से हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे थे। हमारी सारी चुनाव की तैयारियां पूरी है और हम किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो चाहे एक गठबंधन आए सामने, 2 आए, 3 आए, कोई आए, हमारा गठबंधन हर किसी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इंतजार था इसी घड़ी का और इस लड़ाई में बुरी तरह से हम लोग पराजित करेंगे भाजपा और उनके सहयोगी दलों को। ये मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव से पूरे भारत भर में भाजपा की सरकार का उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा। सारा का सारा इनके लिए जो जीवन मौत का सवाल है, तो ये हर चीज क्या कहते हैं कि प्रयास करेंगे, लेकिन कितना भी कुछ कर लें, कुछ होने वाला नहीं। पार्टी का जो गठबंधन है, आपके गठबंधन का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, क्या उम्मीद? नहीं, हम लोग तो 2/3 बहुमत से तो अभी के आज के डेट में जीते हुए हैं। चुनाव का रिजल्ट आते आते 3/4 तक पहुंच जाएंगे। चलिए, बिहार चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये हमने सबसे पहला सवाल बिहार की जनता से पूछा और बिहार की जनता ने उसका क्या जवाब और किस प्रतिशत में दिया है, ये सवाल और इसका प्रतिशत जानते हैं, फिर हम बहस शुरू करेंगे। ये देखिए, बिहार चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। कानून व्यवस्था 19%, 49% लोगों का मानना है, 69% लोगों का मानना है कि विकास मुद्दा है और 22% लोगों का मानना है कि अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं। और इस पर आज हम जो डिबेट करेंगे, डिबेट करने के लिए मैं दूसरे सवाल पर बढ़ूं उससे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ होंगे, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी से। प्रणव झा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। राजीव रंजन जेडीयू से हमारे साथ होंगे, स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं जो कि आरजेडी बिहार से स्पोक्स पर्सन हैं। शिवराज सिंह यहां नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, आरएलएसपी के सेक्रेटरी जनरल। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह यहां पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मैं करता हूं। तो सबसे पहले हमने जनता से सवाल जो पूछा था वो ये था कि इस बार बड़ा मुद्दा क्या होगा। कानून व्यवस्था को 19% लोगों ने मुद्दा बताया है। 59% लोगों का मानना है कि विकास मुद्दा होगा, जो सबसे ज्यादा प्रतिशत है, और 22% लोग मानते हैं कि इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे हो सकते हैं। दूसरा सवाल क्या था वो भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल था बिहार का विकास बेहतर ढंग से कौन कर सकता है। ये देखिए, दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। 43% लोगों ने कहा मोदी कर सकते हैं, जबकि 45% लोगों का मानना है कि ये विकास नीतीश कर सकते हैं। 12% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कुछ और चेहरों को भी अगर लाया जाए तो वो बिहार में विकास कर सकते हैं। बहरहाल, पहले सवाल पर हम पहले आएंगे और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे जीवीएल नरसिम्हा राव साहब से कि आपको क्या लगता है कि अगर 59% लोग ये मानते हैं बिहार में कि विकास की राजनीति होगी, जो विकास की बात करेगा सिक्का उसका चलेगा, तो क्या इसी आधार पर आप अपनी जीत तय मान रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब ने पैकेज का ऐलान कर दिया बिहार के विकास के नाम पर? अनुराग जी, बिहार की जनता के लिए आज जैसा आपके सर्वे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बहुत विकास ही एकमात्र बड़ा मुद्दा है और हमारे पूरे कैंपेन का फोकस विकास पर है। और जो पिछले 25 साल 26 साल में जिस विकास से बिहार अछूता रहा, जिस प्रकार बिहार में विकास की कमी आज भी पाई जाती है, तो लोग चाहते हैं ये एक बहुत ही एक प्रगतिशील सरकार बने वहां। तो इसलिए हम दोनों पार्टियों की जो 26 साल का जो दौरा है
उसको पूरा एक 1/4 क्वार्टर सेंचुरी जो पिछली जो बिहार ने बहुत समय बर्बाद किया गया पार्टियों की तरफ से, तो हम चाहते हैं एक नया दौर चले बिहार के विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी में अगुवाई में ही ऐसी सरकार बन सकती है। ये हमारी एक दावा है और जनता इस पर बिल्कुल विश्वास कर रही है, क्योंकि जो राजद और जदयू का गठबंधन है वहां जदयू केवल 100 सीटों पर लड़ रही है, तो जीतेंगे कितना वो खुद उनको पता नहीं है और सरकार उनकी सरकार बन सकती है ऐसा खुद राजद और जदयू को नेताओं को विश्वास नहीं है। और बनेगी तो भी किस प्रकार की सरकार बनेगी, उसकी क्या तस्वीर होगी, वो किस प्रकार जंगल राज 2 बिहार में फिर ऑलरेडी आ चुका है। 1.5-2 साल से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार क्राइम रेट बिहार में बढ़ा है, जिस प्रकार विकास की गति और आर्थिक गति जो जिस प्रकार में उसमें रुकावट आई है, उसके बाद जनता को बिल्कुल आज जनता को बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जेडीयू के और नीतीश कुमार जी को वोट देने का मतलब यह है बिहार को फिर एक बार जंगल राज में धकेलने वाली बात है। तो इसलिए जनता बीजेपी की तरफ एक विकल्प की रूप में बहुत अच्छी तरह से देख रही है। विकल्प के रूप में जनता बीजेपी और एनडीए को देख रही है। मैं राजीव रंजन साहब आपको कोई आंकड़ा, इस आंकड़े का हवाला देते हुए ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर 59% जनता ये मानती है कि बिहार में विकास मुद्दा होने वाला है चुनाव में, तो इसका मतलब आपका डीएनए का दांव जनता खारिज कर देगी, वो नहीं चलेगा? सबसे पहले तो अनुराग जी, विकास को अगर 59% वोटर्स ने पहली प्राथमिकता माना है तो ये एक ऐसा संकेत है कि हम 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए उसकी वजह है बिहार की जो राजनीति का जो केंद्रीय एजेंडा अगर विकास और आर्थिक महत्व के सवाल है तो इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। सत्ता में 2006 में आए और बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को उन्होंने जन जन का अभियान बनाया, विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कराया, अधिकार यात्राएं हुई, रैली हुई, दिल्ली में भी हमने रैली की और पिछली सरकार के दौर में एक तार्किक परिणति पर हम लोगों ने रघुराम राजन कमेटी के जरिए उसको पहुंचाने का काम भी किया। लेकिन उसका एंटी क्लाइमेक्स अगर हुआ तो वो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के लगातार बड़े बड़े बयानों के बाद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और उनके एक मंत्री ने बाजाप्ता लोकसभा में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो हमारा क्या कहना है, 10 वर्षों में लगातार जीडीपी जो राज्य का जीएसडीपी है उसका ग्रोथ रेट देश में सबसे अव्वल राज्य के तौर पर बिहार की हैसियत रही और हमने पर कैपिटा इनकम 3 गुनी की है जो नीतीश कुमार जी का कार्यकाल है 9 वर्षों का, उसके दौरान। तो ये एक कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं जो संसाधनों से जूझ रहे, अभाव से जूझ रहे राज्य के लिए। ये एक प्रबंधन और एक अद्भुत जो एक विजनरी लीडरशिप है वो उसके जरिए बिहार में नीतीश कुमार जी ने ये साबित करने की कोशिश की कि अगर आप हमें सहूलियतें देंगे और स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनाएंगे तो जो गुमनामी के अंधेरे में रहा वर्षों तक ये राज्य है उसे एक सम्मानजनक हैसियत में हमने पहुंचाया है। अधूरा काम जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो बिहार की जनता के साथ उन्होंने बेईमानी की और बदले में डीएनए के जरिए बिहार के 11 करोड़ लोगों को उन्होंने गाली दे दी। ठीक है। तो बिहार बड़ा सवाल है लेकिन अस्मिता और स्वाभिमान ये बिहार की जनता के बड़े सवाल है। नहीं, इस पे मैं कुछ कहना और सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं आऊंगा शिवराज जी। नहीं, सबसे पहले आप बीच में नहीं बोलिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी बात कहिएगा फिर मैं कहूंगा। शिवराज जी, आप अपनी बारी जब आएगी या जीवीएल नरसिम्हा राव, मैं मॉनिटर नहीं देख रहा हूं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जितनी बड़ी बड़ी बातें जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने कर दी 25 वर्षों की, 7.5 वर्षों तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सत्ता में शामिल रही है। और लगातार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि बिहार में 25 साल में कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने बिहार के भाजपा नेतृत्व को भी खारिज किया है। अब ये उनकी पार्टी के अंदर का मसला है कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री खुद होकर बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर बिहार के नेताओं पर उन्हें एतबार नहीं है तो ये उनका मसला है। ठीक है। हमारा ये मानना है बिहार ने एक हैसियत बनाई है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की राजनीति है और देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले जो भाजपा शासित राज्य हैं उनसे बेहतर कानून एवं व्यवस्था के सवाल पर
बिहार की स्थिति है और ये एनसीआरबी ठीक है। के जो आंकड़े हैं वो साबित करते हैं। चलिए ठीक है, इसलिए जीवीएल नरसिम्हा राव जी ठीक है, ये विद्वान वक्ता है, झूठे आंकड़े देश के सामने न रखें। ठीक है। मैं शक्ति सिंह यादव साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से राजीव रंजन कह रहे कि बिहार में नीतीश जी ने एक हैसियत बनाई है, महागठबंधन किस वजह से हुआ है ये बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। अगर आज जनता आंकड़े में कह रही है 60% की उसे विकास चाहिए, तो विकास की बात तो किसी ने नहीं की। नीतीश डीएनए का मसला लेकर के अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लालू ने महागठबंधन में आने से पहले कहा था कि जी मैं तो जहर भी पी जाऊंगा। विकास की बात महागठबंधन में कर कौन रहा है? क्या ये बिहार की जनता नहीं सुन रही? अनुराग जी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल युग का जो गठबंधन है या कांग्रेस उसमें है, तो हमारा कमिटमेंट है जनता का विकास तो सबसे प्रायोरिटी में है। गवर्नेंस और डेवलपमेंट दो अहम सवाल है, इससे किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं। सवाल भले ही ये है कि राष्ट्रीय जनता दल इन बातों के सबसे बड़ा पक्षधर रहा है कि डेवलपमेंट किसके लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए या आम लोगों के लिए। हम उसके पक्षधर हैं जो शिक्षा से, चिकित्सा से महरूम है, जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं। उन लोगों को मुख्यधारा में लाना, विकास की मुख्यधारा में लाना, ये प्रायोरिटी है। अभी मैंने सुना आदरणीय नरसिम्हा राव जी का 14 वर्षों तक ये झारखंड में जहां पर खनिज संपदा का भंडार है और वहां इनका शासन रहा, वहां का गवर्नेंस क्या है, डेवलपमेंट क्या है, मैं समझता हूं कि देश के लोग इसको देख रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए उसी हिसाब आप लोगों को देना है, नरसिम्हा राव साहब को नहीं देना है। चुनाव नहीं कर पाए, हिसाब नरसिम्हा राव साहब को नहीं देना है, हिसाब तो आप लोगों को देना है, राजीव रंजन जी को देना है। नहीं बता रहा हूं ना। हाँ। आज तो हम तो हिसाब अनुराग जी दे रहे हैं ना। बिहार में जो विकास हुए, बिहार का जो विकास का पैमाना है वो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात राजीव रंजन जी ने भी कह दी कि एक कहां का आप जो लगातार बोलते हैं 25 वर्ष, तो 15 वर्षों का जो भूत इनका जो लालू जी के सवार है इन पर, वो तो राजनीतिक सराज के साथ ही समाप्त होगा, अभी तो समाप्त नहीं होगा क्योंकि इनके अंदर भूत सवार है। 7.5 साल तक ये रहे नीतीश जी के साथ। आइए पीएम मटेरियल, अब सुशासन बाबू, विकास की बयार, ये सब ये लोग बोले हैं। सुशील मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार बेस्ट पीएम मटेरियल है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और इनके जो सहयोगी दल हैं, उनके जमीन यहां बचे नहीं है। आज चुनाव आयोग जिसकी घड़ी इंतजार कर रहा था बिहार, आज घोषणा हुआ है। और ये दूध का दूध, पानी का पानी कोई कहीं है क्या? कोई भूस्खलन की स्थिति है इनके अंदर। तो बिहार में हमारा जो सबसे बड़ा कमिटमेंट है, न्याय के साथ विकास, गरीबों का विकास, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, जो अंतिम पैदान पे बैठे व्यक्ति हैं, उनको मुख्यधारा में लाना, विकास की रोशनी पहुंचाना, झूठे वादे में विश्वास नहीं। ठीक है बिहार के 2 करोड़ लोगों को सवाल बहुत है और मैं चाहता हूं कि हर सवाल पे सभी का रिएक्शन हो जाए, पूछ रहे हैं, इसीलिए संक्षिप्त में रहिए सभी। ठीक है प्रणव झा साहब, मैं आपसे दूसरे सवाल पर बात करना चाहूंगा कि आप महागठबंधन में शामिल तो हैं। अनुराग जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, हम सर्वे पे बात कर रहे हैं, सवाल फिर किसी दिन पूछ लीजिएगा। प्रणव झा साहब, आप महागठबंधन में शामिल हैं, लेकिन दूसरा जो सवाल था हमारे सर्वे का, मैं आऊंगा आपके पास। दूसरा जो सवाल था हमारे सर्वे का कि बिहार का विकास बेहतर ढंग से कौन कर सकता है, 43% लोगों ने मोदी साहब का नाम लिया, 45% लोगों ने नीतीश कुमार का नाम लिया। प्रणव झा साहब, सवाल आपसे यह है कि क्या आप नहीं मानते कि नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ये? 50% जनता भी उनके साथ नहीं खड़ी है? नहीं अनुराग जी, सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में हमारे यहाँ 40% मत आ जाए तो सरकार बन जाती, बहुमत की सरकार बनती है। मुझे वास्तव में खुशी है ये देखकर कि जिस तरह से तैयारी हो रही है और जिस तरह से लगातार कुठाराघात हो रहा है, एक पूरे व्यवस्थित तरीके से भाजपा राज्य की पार्टी से और केंद्र से जिस तरह से लोगों, नेताओं का, बड़े नेताओं का समेत प्रधानमंत्री लगातार आक्रमण हो रहा है, वो चाहे धनबल का हो, वो चाहे पैकेज के रूप में हो, और एक तरह से कहें कि हमेशा जो है वो पिछले 15 महीने में हर तरीके से घेरा जा रहा है। और यही नहीं, इसकी शुरुआत तब हुई जब वो मांझी जी मुख्यमंत्री बने। हम सब सिर्फ छुपा नहीं है कि मांझी
जी को किस तरह से अव्यवस्थित किया गया, किस तरह से उनकी कुर्सी खिसकाई गई। उसी षड्यंत्र का एक और हिस्सा था कि राजद से पप्पू यादव जी को अलग किया गया, तो कहीं ना कहीं जो है जो पार्टी था उसको कमजोर किया गया, सरकार को कमजोर किया गया। और उस समय जब मांझी सरकार में मुख्यमंत्री थे, उस समय कांग्रेस और राजद ने आगे बढ़कर एक ऐसे व्यक्ति को जो कि राज्य का विकास कर रहा था, पिछले 10 साल में कहते हैं कि कृषि दर जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा, जिसकी संभावना अगर कहीं है तो बिहार में थी, उसको सबसे अधिक बढ़ाया उसको। तो आज जो है लोग किसी को अगर उनकी पहचान है नीतीश जी की तो विकास पुरुष के रूप में है। जीवीएल जी जो बात कर रहे थे, फिर विकास पुरुष को लालू जी को साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ गई, आप लोगों को साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि सरकार नहीं रहती राजनीति में, यानी अकेले काफी नहीं थे। जी नहीं, ये अपॉर्चुनिज्म नहीं है। मैंने कहा मांझी की सरकार को बचाने के लिए आवश्यक था कि उनके साथ संख्या बल हो, तो उसके बदले में कांग्रेस कुछ नहीं ले रहा था, राजद कुछ नहीं ले रहा था। तो मांझी जी को बचाने के लिए आवश्यक था, तो ये बताइए झा साहब कि मांझी जी को हटाने की, एक महादलित व्यक्ति को जबरदस्ती वहां से बेआबरू करके हटाने की क्या जरूरत आ पड़ी? इसका जवाब आप देंगे और मोदी जी मिलकर देंगे। आप उनको अगला अपने मुख्यमंत्री का हटाया, आप मुख्यमंत्री का उनको अपना उम्मीदवार घोषित करिए। देखिए भाई, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि आप उनको मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जाकर के वहां बोला कि आप कुर्सी से हटो। आपने एक दलित व्यक्ति का, एक कमजोर व्यक्ति का राजनीतिक इस्तेमाल किया, उसको हमने कहा राजनीति बिल्कुल किया। आपने बेआबरू करके उनको बाहर किया, शरीफ आदमी को। ऐसे कोई आगे करेंगे क्या? सुना है आप एनडीए के लिए मुसीबत बन सकते हैं, बनाए उनको मुख्यमंत्री जी। सुना है आप एनडीए के लिए मुसीबत बन सकते हैं आगे आने वाले समय? कौन, हम? हाँ, अरे भाई, हमने तो आज जाकर के भाजपा नेतृत्व को ये कन्वे कर दिया कि अलायंस के विषय में जो सीट शेयरिंग का जो विषय है, उसमें ना हम संख्या बल पर कोई बार्गेनिंग और हैगलिंग कर रहे हैं बीजेपी से, न किसी तरह की बात। हमने कहा कि इस विषय में जो भी फैसला लेना है, अंतिम फैसला, वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार है, भाजपा है गठबंधन जो सबसे बड़ा पार्टी है, वो फैसला लें। इसमें तो हम मुसीबत बनने को कहा, हम तो इस रास्ते को और सरल करने के लिए, क्योंकि सीट लूटना और बिहार लूटना ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि नवनिर्माण हो, बिहार का विकास हो, उन्नति हो। तो हम तो मुसीबत में, प्रदीप जी का आकलन भी आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले तीसरा और चौथा सवाल ले लेते हैं। बिहार में जाति धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? इसका आंकड़ा आपको चौंका सकता है। बिहार में जाति धर्म की राजनीति के लिए जिम्मेदार कौन है? एनडीए को 31% लोग जिम्मेदार मानते हैं और 32% महागठबंधन को जिम्मेदार मानते हैं। यानी कि पाप का पलड़ा दोनों का बराबर माना है लोगों ने कि जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। तो साहब, सीधी बात है जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कि जनता जानती है कि विकास की बात कोई नहीं कर रहा, जाति और धर्म की बात करते हैं लोग, जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जाती है। इसके लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर आपका एनडीए। देखिए अनुराग जी, जाति हमारे राजनीति में एक रियलिटी है। मैं उससे मानते हैं आप जाति की राजनीति करते हैं? कहूंगा कि जाति मतलब स्वीकार कर रहे हैं आप जाति की राजनीति करते हैं? लेकिन जिस प्रकार, नहीं सुन लीजिए, जिस प्रकार आरजेडी और उनके साथ चलते हुए जेडीयू, जिस प्रकार और कांग्रेस पार्टी एक सांप्रदायिक राजनीति जो कर रहे हैं, और जिस प्रकार कुछ जातियों को नाम लेकर के स्टेज से जिस प्रकार लालू प्रसाद जी पुकारते हैं, तो उनका जो है वो क्रूड, एक क्रैश पॉलिटिक्स है, क्रूड राजनीति, जाति को लेकर, जाति को सामने रखकर केवल जातिगत आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी यदि अपने कार्यशैली में यदि आपने कामकाज से खुद संतुष्ट होते तो विकास के मुद्दे पर खुद अपने लिए मैंडेट मांगते। क्यों डर गए हैं? क्यों 117-18 सीट वाली पार्टी जो असेंबली में, मैंने छोटा सा रिएक्शन लिया था आपसे, एक चौथा सवाल भी हम ले लेते हैं, फिर एक केवल 100 सीट क्यों लड़ रहे हैं इस सेगमेंट में? जी ठीक है। पासवान, मांझी, कुशवाहा सीटों को लेकर एनडीए की मुश्किलें क्या बढ़ाएंगे? ये चौथा सवाल था कि क्या पासवान, मांझी, कुशवाहा सीटों को लेकर एनडीए की मुश्किलें बढ़ाएंगे? ये देखिए, 29% लोगों का मानना है कि हाँ, ये मुश्किल क्रिएट करेंगे। 52% मानते हैं कि ये मुश्किल नहीं बढ़ाएंगे और 19% ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं। वो उनका कहना है कि वो कह नहीं सकते। तो राजीव रंजन जी,
ये तो आपके सपनों पे पानी फेरने जैसा हो गया, क्योंकि अब महागठबंधन को यही लग रहा था कि जब इनमें सीटों के बंटवारे की बारी आएगी तब देखेंगे कैसा सर फुटा हुआ होगा। 52% जनता को लगता नहीं है कि ये सर फुटा हुआ होगा। देखिए, सबसे पहले कई बार इस तरह के सर्वेक्षण से जो संकेत कई बार स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। देखिए, बिहार में जो जमीनी तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर जो उठापटक है वो जगजाहिर है। लगातार अलग अलग घटक दलों के नेताओं की तरफ से दूसरे घटक दल पर दबाव बनाया जा रहा है। रामविलास पासवान जी ने ट्रायल पर मान लिया मांझी जी को, मांझी जी ने भी बहुत सारी तल्ख टिप्पणियां कर दी, और उपेंद्र कुशवाहा जी ने खुद को स्वयंभू मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान लिया। उनके तरफ से 125 सीटों पर विधानसभा वार्ड सम्मेलन कराने की बात कही गई, 67 सीटें मांग ली गई। ये सारी चीजें वहां चल रही हैं। अगर आप ये मानते हैं कि वो सब कुछ ठीक हो गया है, मैं नहीं मानता हूं, इसलिए कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक हो चुका है। उनके यहाँ होगा, इस पर आगे बात करेंगे। अभी नहीं दिखता है कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो अभी जातीयता बढ़ाने की बात जो कही गई, जीवीएल नरसिम्हा राव जी से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। 10 लाख की सूट पहनने वाले प्रधानमंत्री पद के व्यक्ति को एक ओबीसी लीडर बताया जाना, एक ऐसे व्यक्ति का सशक्तिकरण, झूठा आरोप है, सशक्तिकरण है या नीतीश कुमार जी ने जो अपने तरीके से समाज के कमजोर तबकों को जोड़ने के लिए, उनके लिए चाहे वो अति पिछड़ी जातियां हो बिहार की, बिहार के लोग वो जो पैकेज है उसको देते हैं, उनका लाखों का सूट मैं लौटूंगा, इस डिबेट में लौटूंगा। प्रदीप सिंह का हम रिएक्शन भी लेंगे और साथ ही हमारे साथ 2 अहम सवाल भी होंगे। एक बिहार में चुनाव पर इंडिया न्यूज का सर्वे आप देख रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले 4 सवाल हमने आपके सामने रखे और बिहार की जनता उस पर क्या सोचती है उनके जवाब रखे। प्रदीप सिंह जी, पूरा डिस्कशन आपने देखा, चारों सवाल और जनता का रुख देखा, आपका आकलन। देखिए, राजीव रंजन जी जो बात कह रहे थे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होगा कि नीतीश कुमार ने पिछले 10 साल में बिहार में विकास किया है। उस मोर्चे पर उन पर सवाल नहीं उठ सकते। लेकिन आप देखिए, 2005 में उन्होंने क्या जनता से कहा था जनादेश मांगते समय? उन्होंने कहा कि एक आश्वासन दिया सुशासन का, लोगों ने भरोसा किया और जनादेश दिया। 2010 में जब वो गए तो अपने सुशासन का रिपोर्ट कार्ड लेकर गए और बताया कि हमने ये किया है, आगे ये करना चाहते हैं। उस पर भी लोगों ने भरोसा किया। उस दोनों चुनावों में उनकी एक बात वो लगभग हर दूसरी तीसरी सभा में करते थे कि अगर हम हार गए तो 15 साल का लालू राबड़ी राज फिर वापस आ जाएगा, वो अराजकता फिर से आ जाएगी। अब उन्हें तो लालू प्रसाद यादव परिवार की राजनीति करते हैं, लालू प्रसाद यादव जाति की राजनीति करते हैं, वो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। अब सवाल ये है कि उनको ये जनता को समझाना पड़ेगा कि लालू प्रसाद यादव के साथ आकर भी वो सुशासन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या लोग इससे कन्विंस होंगे? जो लोग उस 15 साल के राज से डर कर सुरक्षा के लिए उनके पास गए थे, उनके मन में सवाल होगा कि आखिर अगर ये दोनों साथ आ गए हैं, एक तरह से कहे रक्षक हो भक्षक, जो जनता की नजर में जो लोग नाराज थे, खफा थे आरजेडी के शासन से, उनकी नजर में रक्षक और भक्षक दोनों साथ हो गए। तो अब किस पर भरोसा करें? वो आरजेडी पर भरोसा करें जो 15 साल तक जिसने विकास का काम नहीं किया, अब विकास की बात कर रही है, या नीतीश कुमार पर भरोसा करें जो 2 बार चुनाव में 10 साल तक ये कहते रहे कि वो जो शासन था वो ना आए, इसलिए हमको आप सत्ता सौंप, तभी शायद जीवीएल नरसिम्हा राव इसलिए जो है नीतीश कुमार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, राजनीतिक चुनौती है कि वो ये लोगों को समझा सके, कन्विंस कर सके कि लालू प्रसाद यादव के साथ आने के बावजूद हमारा जो रास्ता था वो बदलेगा नहीं। 5वें सवाल में एक और चुनौती है नीतीश कुमार साहब के लिए, और 5वां सवाल पूछा गया वो ये था कि पप्पू यादव और जीतन राम मांझी महागठबंधन को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। ये देखिए, ये अगली चुनौती है नीतीश कुमार के लिए। 48% लोगों का कहना है कि हाँ नुकसान पहुंचाएंगे, 42% मानते नहीं और 10% का कहना है कि वो कह नहीं सकते। तो यहां पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा शक्ति सिंह यादव जी के, साफ तौर पर अगर इससे पहले वाला सवाल देखा जाए, पासवान मांझी कुशवाहा जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे एनडीए को, और पप्पू यादव और जीतन राम मांझी महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, यानी आपको वोट कटवा से ज्यादा नुकसान हो सकता है इस बार।
वो अनुराग जी, बिहार में कहावत है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंगठा मेरे आका का। सवाल यह है कि जिन लोगों की चर्चा अभी कर रहे थे, ये सारे महारथी जिन पर एक खास पार्टिकुलर शब्द पर एक कमेंट आया हाई कोर्ट का, तो आपने परसेप्शन खड़ा किया पूरे बिहार में कि जंगल राज है। ये एक जुमला था और बिहार के लोगों में ये कहा गया कि जंगल राज है। और अभी हम सुन रहे थे, तो क्या नीतीश कुमार भी जुमले बोलते हैं? जी के रिजीम में तो क्या नीतीश कुमार भी जुमले बोलते हैं? आप ये कहना चाहते हैं? वो बिल्कुल, आप मैं जानना, आप सुन लीजिए तो मेरी बात। अनुराग जी आंकड़े झूठ नहीं बोलते, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आज की मैं पूछना चाहता हूं, एनसीआर की बात वो करते हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो का बात करते हैं, तो लेकर के 2000 से 2005 और 2005 से लेकर करके से उठा करके देखिए कि जिन लोगों ने सवाल, मैं सवाल वो नहीं कर रहा हूं, आज देश के सामने चुनौती है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, देश की एकता और अखंडता का। इन सवालों पर और विकास के सवाल पर, बिहार के अस्मिता के सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल ने महागठबंधन में आकर करके जो सुरसा की तरह देश में जिस तरह से सांप्रदायिक महागठबंधन में आने से पहले बिहार की अस्मिता का सवाल इतनी देर से क्यों उठा? बात नहीं करते राजीव रंजन जी, बिहार की अस्मिता का सवाल इतनी देर से क्यों उठा? आपको नहीं लगता देर से आए आप? अनुराग जी नहीं, एक मेरा बिहार की अस्मिता का सवाल देर से क्यों उठा? बिहार ने तो अस्मिता के सवाल पर, स्वाभिमान के सवाल पर 2000 में अपनी यात्रा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शुरू कर दी और बिहारी उपराष्ट्रीयता, जो बिहारी सब नेशनलिज्म है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे देश में मुखर होकर के उभरा। और कहीं न कहीं बिहारी होने पर बिहारियों को जो गर्व है वो एक परिस्थिति बनी और नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान। तो कह रहे थे कि अगर बिहार में लालू के शासन के नीतीश ने जंगल राज बताया तो वो जुमला था। हाथ मिला रहे हैं अनुराग जी। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, पप्पू यादव से हाथ मिलाने वाले लोग, साधु यादव से हाथ मिलाने वाले लोग, हाथ मिलाया किसने है? की बात होती है, राजीव जी की चर्चा होती जो राजीव जी पप्पू यादव से हाथ मिलाया किसने, तो आपके दोस्त समूहों का एक हर माना जाता है और उन्होंने समाज में जो अपेक्षित समूह थे उनको विकास की रोशनी में लाने का काम किया। और दूसरी तरफ जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर किया, आज वैसे भ्रष्टाचारी है, जो अपराधी है, वह भी बिहार को निश्चित तौर पर ये उनके खिलाफ ये बात मंडित कर रही है। आप महागठबंधन के दोनों लोग एक साथ क्यों बोल रहे हैं? नहीं देख रही है क्या? ठीक है, ठीक है। एक अनुराग जी कह रहे थे, अनुराग जी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने मेरी बात सुनी नहीं। नहीं, मैंने सुनी पूरी। आपने राजीव जी कह रहे थे कि पप्पू यादव जी, आपने गलत इंटरप्रेट, मैंने ये कहा पप्पू यादव जी किसके साथ है? हमारे साथ तो नहीं है, एनडीए का तो हिस्सा नहीं है वो। अनुराग जी, तो पप्पू यादव जी तो हमेशा आपके साथ रहे हैं, आपके महत्वपूर्ण नेता रहे हैं, हमारे साथ नहीं है। अनुराग आपके साथ हैं, जो कह रहा हमारे साथ है, कहाँ कुश्ती आप लोगों के बीच हो रही है, कोई नूरा आप उनका इस्तेमाल क्यों कैसे कर रही है आपके नेताओं को पता है। हमारे मैनेजमेंट के मामले में एनडीए बेहतर है, आप ये मानते हैं? साधु जी भी आपके यानी मैनेजमेंट के मामले में एनडीए बेहतर है, तो इसलिए आपको कोई बोलने का नैतिक हक नहीं है। और दूसरी बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों के लिए नीरो शब्द का इस्तेमाल किया। अच्छा, दूसरी बात उसके बाद शक्ति आप सिंह जी ने देश कही, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अनुराग जी, शक्ति सिंह जी ने कहा, एक बात कहना, छठे सवाल के बाद आप ही के पास आऊंगा। नहीं, शक्ति सिंह ने जो कही आपने गलत तरीके से ले रहे हैं आप। नहीं, मैं एकदम सही तरीके से ले रहा हूँ शक्ति जी, आपकी बातों को। शिवराज जी, आप अपना सवाल लीजिएगा, मैं छठा सवाल ले लेता हूं। छठा सवाल बहुत अहम सवाल है कि बिहार में आज वोट पड़े तो आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? और मेरे सभी मेहमान सुन ले कि 49% लोगों का मानना है कि एनडीए की वो सरकार बनाएंगे, 46% लोगों का मानना है कि वो महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और 5% लोग कहते हैं वो अन्य में आते हैं, 5% लोग अन्य के खाते में जाते हैं। यानी आप देख सकते हैं इसे। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे? ये नेक टू नेक मुकाबला नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये नरसिम्हा राव जी चूंकि सेफोलॉजी जानते हैं, वो ज्यादा बेहतर इसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से लगता है कि दोनों एक क्लियर नहीं, ये बाइपोलर जो है ये चुनाव होने जा रहा है। दो गठबंधन है, उनके बीच में से जनता को एक चुनना है। बाकी जो पार्टियां हैं, दल हैं या व्यक्तिगत लोग जो हैं वो इररिलेवेंट हो जाएंगे इस चुनाव में। इन्हीं दो दलों में से, इन्हीं दो गठबंधनों में से किसी एक को बहुमत मिलेगा और आपका सर्वे कह रहा है कि बीजेपी को एज है
लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आंकड़े भी बदलेंगे जीवीएल नरसिम्हा राव साहब। अभी तो ठीक है कि 49% लोग एनडीए की सरकार बिहार में बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी वक्त है, लोगों की मनोदशा जो है उसके हिसाब से ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। आपको नहीं लगता? आप तो सेफोलॉजिस्ट हैं। हमारे संख्या, हमारे जो गैप है जेडीयू और जेडी गठबंधन से हम काफी आगे होंगे, इस प्रकार की हमारी आंकलन है। क्योंकि जिस प्रकार की विरोधाभास के बारे में प्रदीप जी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे ढंग से समझाए थे, ये हर मतदाता के मन में ये होगा कि यदि नीतीश कुमार के मैं पक्षधर भी रहा हूं, मुझे वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, 143 सीटों पर जेडीयू का कैंडिडेट ही नहीं है, और जहां उनकी कैंडिडेट है तो उनको वोट देंगे तो कल जाकर के लालू प्रसाद को हो सकता है, लालू प्रसाद जी को 2-4 सीट इनसे ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। तो उस तरह के कंफ्यूजन में लोग कभी रहना नहीं चाहते हैं। लोग देखना चाहते हैं कौन सी पार्टी की सत्ता होगी। और इसलिए मैं एक छोटी टिप्पणी, अनुराग जी, जेडीयू को यदि ऐसा लगता है, कांग्रेस नेत्री जब सोनिया जी गई थी वहां बिहार में, उन्होंने कह के आया कि लालू प्रसाद यादव जी की जो सरकार थी वो बहुत ही अच्छी सरकार थी विकास के मामले में। मैं जानना चाहता हूं हमारे जेडीयू के मित्र से, राजीव रंजन जी से, क्या आप भी मानते हैं कि लालू प्रसाद जी का राज एक विकास की एक गंगा बहा पूरा बिहार में? क्या आपको लगता है बहुत अच्छा सरकार थी विकास के मामले में? ये नहीं, खैर अब तो महागठबंधन की गलबहियां हैं। अब राजीव रंजन इस पर क्या कैसे करेंगे? नहीं करेंगे मुझे लगता है। मैं प्रणव झा आपसे पूछना चाहता हूं। तो ये जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान जी ने आपकी सरकार के बारे में क्या कहा था? गोधरा के दंगों के बाद जब वो सरकार से उनका एग्जिट हो रहा था तो उन्होंने क्या कहा? देखिए, जिस तरह के विरोधाभासी रिश्ते आप बनाते हैं, जीतन राम मांझी जी में लगातार आपको कमियां नजर आ रही थी, जानना चाहते हैं आपके नेताओं की तरफ से लगातार गालियां दी जा रही थी। आज आप जीतन राम मांझी जी को बरगला कर लाए। नहीं राजीव जी, मैं बयानबाजी की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, बरगला कर नहीं रहा है। आपने एक महादलित का अपमान किया, आपने महादलित का अपमान किया, तो हम लालू प्रसाद जी के साथ। सबसे बड़ी बात है शिवराज जी, परेशानी यह है कि दूसरों की बात भी सुनिए। नहीं, हम तो सुन रहे हैं सर। अगर एक तरफा बोलना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, हम दोनों मिलकर के इस बहस का समय पूरा कर लें। डिबेट लाएं इधर, जनता तक बातें जाए, हमारे जो सवाल है उसका जवाब भी दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत आराम से नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेता चला रहे हैं। हमारा साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस पर था। जो भी विवादित सवाल थे उन पर हमारी सहमति नहीं थी और इसको मानकर हमने शासन में और संघर्ष में 17 वर्षों का साथ रखा। जब हमें यह लगा कि कहीं न कहीं संविधान का अपमान हो रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश को सौंपने की कोशिश हो रही है जहां लोगों के मन में भरोसा नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर पार्टी ने एक सैद्धांतिक निर्णय लिया और जनता ने आपकी मंशा को नकारा। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। ब्रेक से लौटूंगा तो शिवराज सिंह और प्रणव झा जी का मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक। बहस में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रणव झा साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि वाकई में जिस तरीके के आंकड़े जनता की तरफ से आए हैं, मुझे लगता नहीं कि जनता अब तक किसी असमंजस में, अब सिर्फ उसको फैसला करना बाकी। आपको नहीं लगता? नहीं अनुराग, मैं थोड़ा सा इससे अलग विचार रखता हूं और जीवीएल जी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे, मैं उनसे भी मुखातिब होना चाहता था जी कि बड़े आंकड़ों का जो खेल होता है और जुमलों का खेल जो कहते हैं, तो टेलीविजन पे बात करने वाले इनको जमीनी हकीकत जो है वो मौका नहीं मिलता है, जमीन पर जाए लोगों से बातचीत करें। वो तो सेफोलॉजिस्ट हैं, वो तो जमीन पे जाके बात करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब चूंकि ये स्टूडियो में बन जाते हैं तो राजनीतिक पतंगबाजी तो अच्छी कर लेते हैं, पर जमीन से इनका सरोकार खत्म हो जाता है। बहरहाल मैं बात ये कह रहा था कि जो सर्वे दिखा रहा है, मैंने आपसे सैंपल भी पूछा, सर्वे जो दिखा रहा है मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा। कारण ये कि 15 महीने हो गए इस सरकार को, केंद्र में सरकार को काबिज हुए हुए। एक तरफ
वो व्यक्ति है जो 15 महीने पहले आकर और जिसने चांद तारे सब कुछ प्रॉमिस किया था इस देश के लोगों को। आज 15 महीने के बाद देखने के लिए क्या क्या है, क्या क्या उन्होंने दिया, जो वादे किए थे उनमें से कहीं एक भी वादा पूरा होता नहीं दिखता। महंगाई हो, रोजगार हो, आम लोगों के मुद्दों से जुड़े उसके आंकड़ा काफी अच्छा है उनका, देखिए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। और बावजूद इसके मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ 45% लोग कहते हैं उसी की तुलना में वही कर सकते नहीं, उसी की तुलना में कह रहा हूँ। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसको लोग विकास कुमार कहते हैं, जिसको विकास बाबू कहते हैं, जिसका एक विकास बाबू तो जंगल राज को साथ लिया है ना। नहीं, एक बैकग्राउंड मैं भी कह रहा था कि मजबूरी है। आप ये देखें कि किस आदमी के साथ कौन सरकार में रहता है। यही भाजपा कांग्रेस के जदयू के साथ शासन में थी, वहां तो जो है क्राइम का आंकड़ा जो है वो कम था, और जब से ये अलग हुआ है तो क्राइम के आंकड़े बढ़ गए हैं। एक आंकड़ा और आपको दिखाता हूं, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है सट्टे बाजार का। सट्टेबाजों की नजर में बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये और देख लेते हैं। सट्टे बाजार में किसका सिक्का इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सट्टेबाजों की नजर में बिहार में किसको कितनी सीटें। 135 सीटें सट्टे बाजार एनडीए को दे रहा है, 40 से 42 जेडीयू, 33 से 35 आरजेडी को, और 10 से कम कांग्रेस को। भाई शिवराज सिंह जी, आप तो खुश हो गए होंगे। नहीं, हमें तो पता है कि जिस तरीके का ये नापाक गठबंधन है और इसमें जितने विरोधाभास हैं, बिहार की जनता इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जैसे कि देखिए, अब एक और मैं इस पे टिप्पणी करना चाहूंगा। आपने जो सर्वे किया था, एनडीए गठबंधन आगे दिखाई दे रही है, आपने कहा कि नेक एंड नेक है। वो अभी ऐसा नेक एंड नेक लग रहा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, और ट्रेंड यही रहा है भारत में विभिन्न राज्यों में, और जो केंद्र के चुनाव हुए उसमें भी, कि जनता जो है एक मजबूत सरकार देना चाहती है, चाहे वो पिछले कुछ दिनों में प्रदेशों में चुनाव हुए हो, देश में। तो जनता ये देखती है कि कौन आगे है, और उसका एक फर्क बहुत से फेंस सीटर्स पे पड़ता है। तो अगर आज हम आगे हैं एनडीए, और नैतिक रूप से और राजनीतिक रूप से, दोनों रूप से हम आगे हैं, कम से कम सट्टे बाजार को आधार मत बनाइए। नहीं, सट्टे बाजार नहीं, सट्टा का तो मुझे समझ नहीं है, उसमें और दल के लोग उसमें टिप्पणी कर सकते हैं, सट्टे का मुझे पता नहीं है। तो लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि अगर आज हम आगे हैं, एनडीए एक गठबंधन के तौर पर आगे है बिहार की जनता की नजर में, तो ये आने वाले समय में और भी कुछ ऐसे न्यूट्रल वोटर्स और फेंस सीटर्स होंगे जो हमारे तरफ आएंगे, बिहार को एक सुशासन देने के लिए, एक उन्नत राज्य बनाने के लिए। और ये फासला नेक एंड नेक का नहीं रहेगा, ये लगभग बिल्कुल 2/3 बहुमत की तरफ एनडीए जाएगी, और बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे नीतीश जी और लालू जी। एक क्लोजिंग कमेंट आप। नहीं, देखिए, एक बात तो सामाजिक न्याय की बुनियाद से निकले लोग हैं, जो है मतदाता पिछले 20-25 साल से जिसको भी देना चाहता है वो पूर्ण बहुमत देने मैं वही बात करता है जी। केंद्र में भी इस बार हुआ, और बिहार में भी ऐसा लगता है, जिस तरह से दो गठबंधन आमने सामने हैं, कि जिसको भी जनादेश मिलेगा वो पूर्ण बहुमत से कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना होगा कि इन दोनों गठबंधनों में से, जो आपका पहला सवाल था विकास के मुद्दे पर, वहां भी बड़ा क्लोज कंटेस्ट है। तो कौन कन्विंस कर पाता है मतदाता को कि हम जो वायदा कर रहे हैं दरअसल उसको डिलीवर कर पाएंगे। एक बात सिर्फ मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, मेरे पास सिर्फ एक बात, लेकिन हम बिहार को लेकर के बैठते रहेंगे शिवराज जी। मैं बहुत माफी के साथ आपसे कह रहा हूं कि समय बिल्कुल नहीं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। बड़ी बहस को सभी के धन्यवाद के साथ यही खत्म करना चाहूंगा।